अच्छा, हमारे पास जो है ना वो आज का हमारे पास जो नया सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अच्छा, अब देखो, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है बेसिकली ये हमारे पास किस चीज को बताता है? ये हमारे पास बोन्स, हमारे पास लिगामेंट्स, हमारे पास टेंडन्स, हमारे पास मसल, ये चार चीजों की असल गेम है ये वाला सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने खुद मेहनत साथ साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना ये थोड़ा सा क्या है, कम्प्लेक्स भी है लेकिन मजे का भी सिस्टम है। आपको ये भी बता दूं, ये सिस्टम पढ़ने के बाद आप कहीं हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप भी करोगे ना, आपको काफी ज्यादा जो है ना वो पेशेंट्स इसके साथ नजर आएंगे। चलो खैर करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, हमारे पास जो है सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास ये है कि हमें इस बात का पता है कि हमारे पास जो मसल्स होते हैं ना वो बॉडी में वो हमारे पास होते हैं 639 मसल्स। ठीक है, और 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, बोन्स का पता था लेकिन मसल सुन लो, 639 मसल्स होते हैं। हम 639 मसल्स तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा 100+ मसल्स को हम जरूर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ एनएलई के नहीं, सबके लिहाज से। अच्छा, देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो बोन बनती हमारे पास बनती कैसे है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन बोन होती क्या है, उसकी अनेटमी क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये बोन, ठीक है, ये बोन है। इस बोन की हमारे पास एक हम ये वाली साइड है, एक हमारे पास ये वाली साइड है। ठीक है, जो हमारे पास ये वाली साइड है, इस साइड का नाम होता है एपीफाइसिस। ठीक है, इसका नाम क्या है? एपीफाइसिस। इस एपीफाइसिस के साथ आप ये देख रहे हो ये वाला टर्निंग पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट का नाम होता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं बेसिकली एपीफिजियल प्लेट। ठीक हो गया। इस एपीफिजियल प्लेट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ग्रोथ के लिहाज से। होता यह है कि ये जो आपका एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हमेशा इस एपीफिजियल प्लेट को जाके इनहिबिट करता है। इस वजह से गर्ल्स की जो हाइट होती है वो कम रह जाती है, क्योंकि ज्यादा हार्मोनल की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से एस्ट्रोजन जाके एपीफिजियल प्लेट को इनहिबिट करता है। और एपीफिजियल प्लेट क्या बेसिकली, जो कि आपके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा होता है और ग्रोथ करवाता है। ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास था एपीफिजिस। एपीफिजिस के बाद कहा हमने कहा ये हमारे पास है एपीफिजियल प्लेट। एपीफिजियल प्लेट के बाद हमारे पास यहाँ हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसके इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटाफाइज। ठीक हो गया। ऐसे ही इसके ऑपोजिट साइड पे है, ये एपीफिजिस है। एपीफिजिस के साथ हमारे पास ये क्या है? एपीफिजियल प्लेट। एंड एपीफिजियल प्लेट के साथ ये हमारे पास आता है मेटाफाइज। और ये दरमियान वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डायाफाइसिस। अब ये जो डायाफाइसिस है इसको हम बेसिकली कहते हैं शाफ्ट ऑफ द बोन। ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हम इसे कहते हैं, दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। ठीक है, अब ये तो आ गई ये बात। अब आपको ये बताऊं, ये जो बोन है ना, बोन के ऊपर हमारे पास ऐसे ही एक कवरिंग होती है जिस कार्टिलेज, इस कार्टिलेज का नाम होता है हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसका नाम क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो बोन्स की हमारे पास ऊपर वाली साइड पे कवरिंग है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इस बोन के अंदर एनाटॉमी की बात करते हैं, इसके अंदर अब क्या है? हमने पहले कहा ये है एपिफाइसिस, ये हमने कहा ये है कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास है एपिफाइसिस। एपीफिजियल के साथ हमने कहा ये हमारे पास है एपीफिजियल प्लेट। एपीफिजियल प्लेट के साथ हमने कहा ये हमारे पास है मेटाफाइसिस। और हमने कहा ये हमारे पास क्या है? डायाफाइसिस, जिसको हमने शाफ्ट भी कहा। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास इसकी कवरिंग होती है, हम इस कवरिंग को कहते हैं बेसिकली, दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने बात की है। उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास क्या है? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमारे पास ये जो अंदर वाली कैविटी होती है ना, ये पूरी की पूरी, इस अंदर वाली कैविटी को, इस कैविटी का नाम होता है मेडुलरी कैविटी। किसी भी स्ट्रक्चर में आप देखो ना, बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है कोर्टेक्स का, अंदर वाला होता है मेडुला का। इसी तरह इसका एक और नाम है, एक तो हमने कहा शाफ्ट है, एक और नाम है, इसका नाम क्या है? मेडुलरी कैविटी। ये आगे हमारे पास ये बात। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी और एनाटॉमी की तरफ। क्या हमारे पास क्या, एक मैं बोन बनाता हूं जो कि हमारे पास है ह्यूमरस। अच्छा, अब ये मैंने बनाया ह्यूमरस। अब ह्यूमरस के हमारे पास जो है ना, ये नेक देख रहे हो, इसकी होती है बेसिकली दो नेक। एक तो हमने कहा क्या है? हमने कहा कि हमारे पास ये क्या होगी? ये हमारे पास है एपीफाइसिस। यहाँ होगी प्लेट, इसका नाम है एपीफिजियल प्लेट। फिर आएगा हमारे पास मेटाफाइसिस, फिर आएगा हमारे पास डायाफाइसिस। जहां से ना समझ आए काइंडली मुझे बता देना। अच्छा, अब देखो मैं बनाता हूँ कि हमारे पास इस तरह की होती है दो नेक। एक हमारे पास होती है ये वाली नेक, जिसको हम कहते हैं एनाटोमिकल नेक। इसे कहते हैं क्या? एनाटोमिकल नेक। और एक होती है नेक ये वाली, इसे हम कहते हैं सर्जिकल नेक। ये हमारे पास कौन सी है? एनाटोमिकल नेक। ये हमारे पास कौन सी है? सर्जिकल नेक। एक तो आ गया ये। उसके बाद हमारे पास होते हैं दो ट्यूबरकल। अब वो ट्यूबरकल कहते हैं, ट्यूबरकल होता है बेसिकली बोन के एंड पॉइंट, जहां से किसी और बोन ने आके लगना होता है।
देखो हमने कहा ये हमारे पास है एनाटोमिकल नेक, ये हमारे पास है सर्जिकल नेक। ऐसे ही बात करूं कि हमारे पास ये है हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, लेसर ट्यूबरकल। दोबारा सुनना, देखो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल, ये हमारे पास क्या है, लेसर ट्यूबरकल, ये हमारे पास है सर्जिकल नेक, ये हमारे पास है एनाटोमिकल नेक। समझ आ गई बात की, इतना की। अच्छा, अब देखो हमने कहा ग्रेटर ट्यूबरकल, हमने कहा लेसर ट्यूबरकल, हमने कहा एनाटोमिकल नेक, हमने कहा सर्जिकल नेक। बाकी ये वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा क्या, एपिफाइजिस, एपिफिजियल प्लेट, मेटाफाइजिस, डायाफाइजिस, और ये कवरिंग कौन सी थी हमारे हमारे पास, पेरियोस्टियम की। हम इसकी एम्ब्रियो जरूर डिस्कस करेंगे जिसमें हम एंडोकार्डियल ओसिफिकेशंस वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, अभी आप ये जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देखो, ठीक है। अच्छा, ये हमने कहा कि हमारे पास ये आ गया। अब चलते हैं नीचे की तरफ। हमने कहा ये दरमियान वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये दरमियान वाले स्ट्रक्चर को हमने कहा ये हमारे पास है शाफ्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो इस शाफ्ट के नीचे ऐसे हमारे पास ना एक आइडियल लाइन होती है, शाफ्ट के नीचे एक आइडियल लाइन होती है इस तरह से। इस लाइन को हम कहते हैं सुपरा कंडाइलर लाइन। क्या कहते हैं, सुपरा कंडाइलर लाइन। यानी हमने कहा कि शाफ्ट है, शाफ्ट से ऊपर हमारे पास क्या था, सर्जिकल नेक थी, शाफ्ट से नीचे आए तो हमारे पास कौन सी लाइन है, सुपरा कंडाइलर लाइन। अब इस सुपरा कंडाइलर लाइन के नीचे हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट होता है। इस फोसा का नाम होता है ओलिक्रोनिन फोसा। दोबारा सुना, देखो हमने सबसे पहले बात की, हमने कहा कि हमारे पास है एपिफाइजिस, एपिफाइजिस के साथ है एपिफिजियल प्लेट, एपिफिजियल प्लेट के साथ क्या आया हमारे पास, मेटाफाइजिस। फिर हमने कहा हमारे पास है डायाफाइजिस, जिसको हमने शाफ्ट का, और ये कवरिंग हमने कहा जिस कवरिंग किसका, पेरियोस्टियम। अब हम चलते हैं थोड़ी सी एनाटॉमी की तरफ, और हमने कहा कि हमारे पास है ह्यूमरस। इस ह्यूमरस को क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिकली आगे जितनी भी नर्व्स है ना जो हमने आज डिस्कस करनी है वो इसके रिलेटेड है। देखो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास ये कौन सी नर्व हमारे पास नेक है, एनाटोमिकल नेक। ये कौन सी नेक है, सर्जिकल नेक। ये हमारे पास है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये हमारे पास है लेसर ट्यूबरकल। उसके बाद आया हमारे पास शाफ्ट। इस शाफ्ट के नीचे वाले एंड में हमारे पास क्या है, सुपरा कंडाइलर लाइन। इस सुपरा कंडाइलर लाइन के नीचे हमारे पास क्या आया, ओलिक्रोनिन फोसा। अब इस ओलिक्रोनिन फोसा के नीचे हमारे पास इस साइड पे, मीडियल साइड पे एक कंडाइल प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है मीडियल एपिकंडाइल। इसी तरह ही दूसरी साइड पे एक प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है हमारे पास क्या, लेटरल एपिकंडाइल। क्या ओलिक्रोन पहले क्या थी, सुपराकंडाइलर लाइन, सुपराकंडाइलर लाइन के नीचे क्या है, ओलिक्रोनिन फोसा। ओलिक्रोनिन फोसा के नीचे हमारे पास मीडियल साइड पे क्या है, मीडियल एपिकंडाइल, और लेटरल साइड पे क्या है हमारे पास, लेटरल एपिकंडाइल। ऐसे ही हमारे पास इसके नीचे एक रीजन पैदा होता है जिसका नाम होता है ट्रोक्लियर रीजन। लेटरल एपिकंडाइल। अच्छा, अब जो हमारे पास ट्रोक्लियर रीजन होता है ना, बेसिकली इसने हमारे पास जुड़ना होता है किसी भी दूसरे के साथ, अटैचमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अभी वैसे एक एक्स्ट्रा चीज सुनो, ट्रोक्लियर के साथ भी ना एक और चीज प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है ओलिक्रोनिन। सो ये ओलिक्रोनिन फोसा तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ हमारे पास एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है कैप्टिकुलम। अच्छा, अब ये कैप्टिकुलम दिखती कब है, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा लेटरली देखते हैं तो हमें कैप्टिकुलम नजर आता है अंदर वाली साइड पे। और ट्रोक्लियर क्या है, ट्रोक्लियर बेसिकली ये कि जहां पे आपकी दूसरी बोन्स ने अटैच, जारी बात है ये ह्यूमरस है तो यहाँ नीचे रेडियल और अल्ला ने अटैच होना होता है, रेडियल ने अटैच होना होता है, तो फिर हमारे पास होता है ट्रोक्लियर रीजन। दोबारा सुना, मैंने कहा, हमने कहा ये हमारे पास है एनाटोमिकल नेक, ये हमारे पास क्या है, सर्जिकल नेक, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल, ये क्या है, लेसर ट्यूबरकल, ये है हमारे पास शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ये हमारे पास क्या, सुपरा कंडाइलर लाइन, ये हमारे पास है ओलिक्रोनिन फोसा, ये हमारे पास है मीडियल एपिकंडाइल, दिस इज लेटरल एपिकंडाइल, दिस इज ट्रोक्लियर, और बिहाइंड द ट्रोक्लियर कैप्टिकुलम इज प्रेजेंट। ये हमारे पास ह्यूमरस का टोटल स्ट्रक्चर था जिसमें हम ये बात करते होते हैं, ठीक हो गया। वैसे एक क्रोनॉइड फोसा भी होता है, लेकिन आप लोग इतना इनफ करो, ये बहुत ज्यादा इनफ है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या, ह्यूमरस का बेसिकली स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो कुछ जो है ना वो एनाटॉमिकल फीचर्स क्या है। देखो हमने बोन्स की बात की है, अब हम थोड़े से चलते हैं मसल्स की तरफ। देखो हमारे पास होते हैं बेसिकली रोटेटर कफ मसल्स। ये देखते हैं कि ये होते क्या और इनका फंक्शन क्या है। देखो बेसिकली जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं ना, ये आपके इस कफ को, इस शोल्डर को मूव करवाते हैं। कुछ एबडक्ट करवाते हैं, कुछ एडक्ट करवाते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको याद करवाऊं वैसे ही याद करना, जैसे आपको बताऊं वैसे ही याद करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है मसल जिसका नाम होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुपरा स्पाइनेटस मसल। अब ये जो सुपरा स्पाइनेटस मसल होता है ना, बेसिकली इसको सुपरा स्कैपुलर नर्व या सब स्कैपुलर नर्व कर रही होती है सप्लाई। लेकिन मैं अभी नर्व की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ मसल की बात कर रहा हूँ कि रोटेटर का मसल होते हैं बेसिकली चार। पहला मसल कौन सा है, सुपरा स्पाइनेटस मसल, ठीक है। अब ये सुपरा स्पाइनेटस मसल करता क्या, मैं साथ ही इसका फंक्शन लिखता हूँ, ये आपकी एबडक्शन करवाता है।
ये आपकी एब्डक्शन करवाता है। कितनी? आपके 0 से लेके 15 डिग्री तक एब्डक्शन करवाता है। यानी अगर आपकी कोई पेशेंट आता है, आप ऐसे तो करो, आप जरा अपने शोल्डर को मूव करना स्टार्ट करो, वो 15 डिग्री तक जो है ना, वो स्टार्टिंग ही मूवमेंट उसकी पेन होने लग जाए। यानी टिल 0 से लेके 15 डिग्री तक उसका जो शोल्डर है वो मूव ना हो, यानी स्टार्टिंग से मूव ना हो, तो हम कहेंगे इसे सुप्रास्पाइनेटस मसल की इंजरी है। या फिर वो जो नर्व मैंने बताई थी, सब स्कैपुलर नर्व, वो इसको सप्लाई कर रही थी, उसका मसला हो सकता है। मैंने कौन सी नर्व बताई है? सब स्कैपुलर नर्व। देखो, सब स्कैपुलर नर्व ने सुप्रास्पाइनेटस मसल को सिग्नल प्रोवाइड करना है। अगर हमारे पास ये वाली नर्व डिसरप्ट हो तो इसका मतलब है क्या? एब्डक्शन होगा। सिंपल सी बात है। देखो, रोटेटर कफ मसल में पहला मसल कौन सा आता है? सुप्रास्पाइनेटस मसल। और सुप्रास्पाइनेटस मसल का काम क्या है? एब्डक्शन करवाना। एब्डक्शन कौन सी? 0 से लेकर 15 डिग्री तक एब्डक्शन करवाना। ठीक है, बाकी अभी टेस्ट है वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, सुपरास्पाइनेटस मसल आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे मसल आता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। अच्छा, अभी इंफ्रास्पाइनेटस मसल आता है ना, ये बेसिकली करवाता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आर्म। क्या है? एक्सटर्नल रोटेशन। सुप्रास्पाइनेटस मसल करवाता है एब्डक्शन, इंफ्रास्पाइनेटस मसल क्या करवाता है? एक्सटर्नल रोटेशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास मसल आता है टेरस माइनर मसल। ये जो टेरस माइनर मसल होता है, ये क्या करवाता है? ये आपकी एडक्शन भी करवाता है और साथ एक्सटर्नली रोटेशन भी करवाता है। मैं आपको इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ लाइनों में बता रहा हूं ताकि आप लोग ये याद रखो, तो आसानी से एमसीक्यू सोल्व होंगे। सुप्रास्पाइनेटस मसल आपकी एब्डक्शन करवाता है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल आपकी एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है, टेरस माइनर मसल आपकी एडक्शन भी करवाता है, उसके बाद क्या? एक्सटर्नल रोटेशन भी करवाता है। उसके बाद जो फोर्थ मसल आता है वो हमारे पास आता है सब, हाँ, लेटर रोटेशन भी करवाता है। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन को ना बेसिकली लेटर रोटेशन ही कहते हैं। जो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन होता है ना, उसको हम लेटर रोटेशन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मसल होता है सब स्कैपुलर मसल। अब जो हमारे पास सब स्कैपुलर मसल होता है, ये बेसिकली इंटरनली रोटेशन करवाता है। और इंटरनल सब रोटेशन स्केपुलर। को आप, हाँ, इंटरनल रोटेशन को आप मीडियल रोटेशन भी कहते हो, और एक्सटर्नल रोटेशन को आप क्या कहते हो? भी नहीं कर रहे, ऐसे ही एक्सटर्नल चलाओ तुम रोटेशन भी कहते पाग। हो। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था रोटेटर का मसल में अब आते हैं कौन से? 4 मसल आते हैं: सुपरास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टेरस माइनर एंड सबस्कैपुलर मसल। अब देखो, सुपरास्पाइनेटस मसल एब्डक्शन करवाता है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल आपकी एक्सटर्नली रोटेशन करवाता है, उसके बाद टेरस माइनर मसल आपकी एक्सटर्नली रोटेशन भी करवाता है, उसके बाद एडक्शन भी करवाता है, उसके बाद आपका सब स्कैपुलर मसल आपकी करवाता है, आपकी इंटरनली रोटेशन करवाता है। ये आपको 4 मसल्स आपको पता हो रोटेटर कफ मसल, जो कि इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको कहे मसल कितने हैं रोटेटर कफ के, आपने कहना देयर आर 4 मसल्स ऑफ रोटेटर कफ मसल्स। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरस माइनर एंड सबस्कैपुलर। इनके आपको चारों के चारों काम पता हो। ठीक हो गया? सबसे कम बात बता रहा हूं आपको, ये चीज जरूर पता हो जो मैंने आगे लिखी। ठीक है, अब ना हम बात करते हैं थोड़ा सा सुप्रास्पाइनेटस मसल की। अगर इंजरी हो जाती है तो क्या होता है? ठीक है, हम जरा ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो है ना वो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी? इसको हमने कहा था कि हमारे पास इसको कर रही होती है सुप्रा सब स्केपुलर नर्व। स्कैपुलर नर्व। अच्छा, सुप्रा स्कैपुलर नर्व आपकी सुप्रा स्पाइनेटस मसल को सप्लाई कर रही है, पहली तो बात ये। अब हम ना इसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है एम्प्टी कैन टेस्ट, और हम करते हैं इसके लिए टेस्ट जिसका होता है फुल कैन टेस्ट। अब ये बेसिकली क्या होता है ये देखते हैं। देखो, होता बेसिकली पता क्या? क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस जो मसल है ना, इसका काम है आपकी 0 से लेकर 15 डिग्री तक रोटेशन करवाना। यानी अगर मेरा सुप्रास्पाइनेटस मसल काम नहीं ना करेगा, तो मेरी जो मसल की रोटेशन होगी वो स्टार्टिंग से ही नहीं होगी। यानी आगे जाके तो बात की बात है, मेरी मेरी जो मसल होगी वो मसल की रोटेशन बिल्कुल, एब्डक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। 0 से लेकर 15 डिग्री तक होगी, एब्डक्शन तो होगी लेकिन एब्डक्शन नहीं होगी। तो हम उसके लिए चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या। हम कहते हैं हमारे पास होता है एम्प्टी कैन टेस्ट, हमारे पास होता है फुल कैन टेस्ट। अब हम ये देखना करते क्या। देखो, मैं हम होता ये है कि हम कहते हैं अपने दोनों के दोनों शोल्डर या उसको 90 डिग्री पे ले आओ। जो दोनों के दोनों इस तरह से दोनों के दोनों को 90 डिग्री पे ले आओ। ठीक है, अच्छा, 90 डिग्री पे ले आते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इसको आप जो है ना वो 30 डिग्री इस तरह से बैक कर दो। देखो, हुआ ये, मैंने कहा हमने हमने ये कहा कि 90 डिग्री पे दोनों के दोनों अपने हैंड्स को ले आओ। उसके बाद हमने कहा कि इसको जो है ना वो 30 डिग्री पे एक्सटर्नली बाहर की तरफ लेटरली रोटेट कर दो। जब हमने कहा कि उसको बाहर की तरफ रोटेट कर दो, अब हमने कहा, अब देखो, हुआ ये था कि हमने जब 90 डिग्री रोटेट करवाया, उसके बाद हमने कहा इसको जो है वो एक्सटर्नली रोटेट करवाओ। ठीक है, उसके बाद हमने उसका कहा जो थंब है इसको आप नीचे ले जाओ। जो थंब होगा उसको हमने नीचे की तरफ मूव करवा दे इस तरह। जब हमने अब जिसका हाथ होगा वो इस तरह का होगा, थंब नीचे की तरफ होगा और हमारे पास इस तरह होगा। हम क्या करेंगे,
हम जो है ना वो उसका प्रेशर इधर लगाएंगे और हम कहेंगे अब आप ऐसे करो, अब आप इसको ऑपोजिट फोर्स लगाओ मेरे। देखो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप ऐसे करो, मैं इसको हाथ को इस तरह से रखूंगा उसके आर्म पे, और मैं कहूंगा इसके ऑपोजिट फोर्स लगाओ, ऊपर की तरफ उठाओ। अगर वो इसको ऊपर की तरफ ना उठा सका और उसको पेन हुई, तो इसका मतलब है ये हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव है। दोबारा सुना, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने 90 डिग्री उसको करवाया। 90 डिग्री करवाने के बाद मैंने जो है ना वो 30 डिग्री पे उसको बैकवर्ड करवा दिया, एक्सटर्नली रोटेट करवा दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, देखो मैं ये एक फिंगर को सिर्फ शोल्डर कह रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं एक पूरा का पूरा जो आर्म है ना, मैं इस फिंगर को कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने उसको कहा कि आप जो है ना वो 90 डिग्री पे करो, उसने दोनों के दोनों जो 90 डिग्री पे कर। उसके बाद मैंने कहा अब 30 डिग्री पे बैकवर्ड कर लो, उसने 30 डिग्री पे कर लिए। अब मैंने कहा कि अपना जो थंब है ना वो नीचे की तरफ करना, ऊपर की तरफ नहीं करना। उसने अपना थंब जो है वो नीचे की तरफ किया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस साइड पे जो क्यूबाइडल फोसा है, ठीक है, जो आपका ह्यूमरस है जहां आपकी आती, मैंने क्या किया, मैंने उस पर प्रेशर डाला ऊपर से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अब आप ऐसे करो, अब आप इसको नीचे की तरफ, आप मेरे प्रेशर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करो, आप मेरे प्रेशर के ऑपोजिट फोर्स लगाओ, यानी अगर मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, आप इसको ऐसे उठाओ। तो कहते हैं अगर तो वो कहे नहीं उठाया जा रहा डॉक्टर साहब, पेन हो रही है मुझे, तो हम कहते हैं ये हमारे पास है एम्प्टी कैन टेस्ट। समझ आई बात की? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फुल कैन टेस्ट की। एम्प्टी कैन टेस्ट की नहीं समझ आई, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्या कहा, 90 डिग्री पे रोटेशन करवाई, उसके बाद 30 डिग्री पे मूव करवा दिया, लेकिन मैंने कहा जो थंब है वो नीचे की तरफ ही करना है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने इस पे जो है ना वो फोर्स लगाई ऑपोजिट, और मैंने कहा कि आप ऐसे करो, आप मेरे ऑपोजिट इसको ऊपर की तरफ करो। वो कहीं डॉक्टर साहब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है दिस टेस्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। अब बात करते हैं फुल कैन टेस्ट। फुल कैन टेस्ट में भी सेम प्रोसीजर क्या होगा, आपने दोनों आर्म्स को 90 डिग्री पे लेके जाना है, फिर उसको 30 डिग्री पे ही रोटेट करवाना है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उस वक्त आपने कहना है कि आप अपने थंब को ऊपर की तरफ रखो। देखो आपने कहना है ये आप देख रहे हो, ठीक है, आपने कहना है कि आपका जो थंब है ये ऊपर की तरफ है और ऐसे है। ठीक है। अब मैं करूंगा, मैं इसके ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा और वो उसको उठाने की कोशिश करेगा। अगर ना उठाया गया तो इसका मतलब है फुल कैन टेस्ट ही पॉजिटिव, और अगर मैं इस तरह से करवाऊं, थंब को नीचे की तरफ करके कराऊं, तो ये एम्प्टी कैन टेस्ट है। यानी अगर थंब नीचे होगा तो एम्प्टी कैन टेस्ट है, थंब ऊपर होगा तो ये फुल कैन टेस्ट है। ठीक है। बाकी रही बात, आपने जो फोर्स है वो आपने ऑपोजिट की तरफ ही लगानी है। ठीक हो गया? ये चीज क्लियर है सबको? मुझे ये बताओ, मुझे जरूर ये एम्प्टी कैन टेस्ट और फुल कैन टेस्ट जरा बता दो कि एम्प्टी कैन टेस्ट कैसे पता लगा और फुल कैन टेस्ट कैसे पता लगा। ठीक हो गया। अच्छा देखो, उसके बाद हमने कहा कि अगर ये पॉजिटिव है, एम्प्टी कैन टेस्ट पॉजिटिव है, फुल कैन टेस्ट पॉजिटिव है, तो फिर क्या, इसका मतलब है आपके मसल या फिर नर्व की इंजरी है। अब ना एक हमारे पास कंसेप्ट आता है जो खैर एनएलई में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो अगर एक पेशेंट आता है, उसका जो एम्प्टी कैन टेस्ट है वो पॉजिटिव है, लेकिन आपका जो फुल कैन टेस्ट है वो आपका नेगेटिव है। यानी अगर आप उसको कहते हो कि आप अपने थंब को नीचे की तरफ करो, तो आप क्या करते हो, आप जब फोर्स लगाते हो और वो ऊपर करता है तो दर्द होती है, उससे पेन होती है, लेकिन जब आप उसके थंब को ऊपर की तरफ करते हो और कहते हो फोर्स लगा, उसको पेन नहीं होती, हम कहते हैं कि हमारे पास अब इधर मेनली क्या कहा जाता है, आपके इधर सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है ये इंजर्ड हो गया है। ठीक हो गया। लेकिन अगर एम्प्टी कैन टेस्ट भी पॉजिटिव है, फुल कैन टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऑप्शन आती है कि इसमें कहीं नर्व का इंजर्ड हुआ है। समझ आ रही है बात की? ये हमारे पास आता है सुप्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस, और हमारे पास सुप्रास्कैपुलर जो नर्व होती है। ठीक हो गया, एम्प्टी कैन टेस्ट एंड फुल कैन टेस्ट। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं। देखो हमने कहा, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास होता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के बाद क्या हमने कहा, ये हमारे पास होता है एपिफिजियल प्लेट। उसके बाद हमने कहा होता है ये होता है मेटाफाइसिस, और ये हमारे पास क्या होता है डायाफाइसिस। इसके ऊपर कवरिंग होती है, जिस कवरिंग इसका पेरियोस्टियम, और ये हमारे पास क्या था, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, मेडुलरी कैविटी होती है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम बात की थी ह्यूमरस की। हमने कहा कि ये हमारे पास होता है एनाटोमिकल नेक, ये हमारे पास होता है सर्जिकल नेक। ठीक है। ये है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये है लेसर ट्यूबरकल, ये हमारे पास आती है शाफ्ट। उसके बाद नीचे जाए तो एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं आइडियल लाइन या मार्जिनल लाइन, सुपरा कंडाइलर रीजन या सुपरा कंडाइलर लाइन। उसके नीचे हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट होता है, ओलिक्रोनिन फोसा। पहला फोसा कौन सा है, ओलिक्रोनिन फोसा। सेकंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, आपका मीडियल एपिकंडाइल, लेटरल एपिकंडाइल, फिर आपका क्या प्रेजेंट है, आपका ट्रोक्लिया प्रेजेंट है, फिर आपका प्रेजेंट है कैप्टिकुलम। ये पांच चीजें याद रख लो कि आपका डिस्टल साइड ऑफ ह्यूमरस में प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। बाकी रही बात, ये चीजें जरूर प्रेजेंट होगी इसके अंदर, क्योंकि सारी बात है ये तो नॉर्मल बोन है और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस है। उसके बाद हमने बात
ठीक है। रोटेटर का मसल होते हैं क्या? रोटेटर का मसल होता है जो आपका जो कफ होता है, आपका जो शोल्डर होता है, उसकी मूवमेंट करवाते हैं। चार मसल होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सब स्कैपुलैरिस मसल। ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस मसल क्या करवाता है? आपकी एबडक्शन करवाता है। इंफ्रास्पाइनेटस मसल क्या करवाता है? आपकी एक्सटर्नली रोटेशन करवाता है। टेरेस माइनर क्या करवाता है? आपकी एडक्शन भी करवाता है, एक्सटर्नली रोटेशन भी करवाता है। सब स्कैपुलैरिस मसल क्या होता है? आपकी इंटरनली रोटेशन करवाता है। ये चार मसल का आपको पता हो, इसके आगे फंक्शन पता हो, इट्स इनफ। ठीक हो गया। हाँ, उसके साथ ये जरूर पता हो कि सुप्रास्पाइनेटस मसल को आप चेक कैसे करते हो। आप करते हो एम्प्टी कैन टेस्ट से और आप करते हो फुल कैन टेस्ट से। एम्प्टी कैन टेस्ट कैसे पता लगेगा? आपने थंब को ऊपर की तरफ रखना है, सॉरी थंब को नीचे की तरफ रखना है, और फुल कैन टेस्ट में आपने थंब को ऊपर की तरफ रखना है। ये आप लोगों ने दो टेस्ट जो है ना वो अच्छे से देख लेने हैं। ये किसके लिए होते हैं? आपके सुप्रास्पाइनेटस मसल की मसले की वजह से, या फिर आपको जो नर्व सप्लाई कर रही है, सब स्कैपुलैरिस मसल जो नर्व सप्लाई कर रही है, उसका मसला होने की वजह से आपका ये मसल जो है वो स्टिमुलेट नहीं होता, तो फिर आपको ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। ठीक हो गया। ये थे हमारे पास रोटेटर का मसल। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या। देखो, ये थी सुप्रास्पाइनेटल मसल। अगर हो जाती है इंफ्रास्पाइनेटल मसल की इंजरी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि अगर कोई कहता है कि इफ इंफ्रास्पाइनेटल मसल की इंजरी हो जाए तो फिर क्या होगा, आपने कहना है जो हमारे पास टेरेस माइनर मसल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। मुझे बता सकता है कि इंफ्रास्पाइनेटल मसल की इंजरी होने की वजह से टेरेस माइनर जो मसल है उसकी हाइपरट्रोफी क्यों होगी? देखो, अगर आपका इंफ्रास्पाइनल मसल की इंजरी होती है तो सारा का सारा जो काम होगा, क्योंकि चार तो मसल है रोटेटर कफ के। अगर इंफ्रास्पाइनल मसल की इंजरी होती है तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो टेरेस माइनर जो मसल है इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द ओवरलोड। ये आंसर इसका। ठीक है, ये वो क्वेश्चन लाजमी पूछता है। उसके बाद हमने ये किया, उसके बाद हमने दो टेस्ट पढ़े, एक हमने कहा एम्प्टी कैन टेस्ट और एक हमने कहा फुल कैन टेस्ट। अब देखो, अब आती है उसके बाद हमारे पास आर्म की जो एबडक्शन करवाते हैं वो कौन कौन सी है। आर्म की जो एबडक्शन करवाते हैं वो कौन कौन से मसल है? देखो, सबसे पहले तो हमारे पास आता है क्या? सुप्रास्पाइनेटस। मैं यहाँ भी चार लिखूंगा, मैंने वहां भी चार लिखे थे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड हमारे पास क्या है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस। ठीक है। यहाँ आर्म के एबडक्शन में भी लिखूंगा चार मसल। क्या? पहला मैं लिखता हूँ सुप्रास्पाइनेटस मसल, पहला। दूसरा मसल आता है क्या? डेल्टॉइड मसल। तीसरा मसल, हम एक बात मैं आपको बता दूं, हम इसकी पोजीशंस भी देखेंगे कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको मसल बता रहा हूं, अब इसकी पोजीशन भी देखनी है। अच्छा, सुप्रास्पाइनेटस मसल, डेल्टॉइड मसल, थर्ड मसल कौन सा है? ट्रेपीजियस मसल। फोर्थ मसल कौन सा है? सीरेटस एंटीरियर मसल। अभी तो आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं ना, ये जरूर देखना है कि कौन सा मसल कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका नहीं पता लगना। अच्छा, ये जो चार मसल होते हैं ना, आपको ये बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। आर्म की एबडक्शन करवाते हैं ये चारों मसल। कोई भी कहे कि आर्म की एबडक्शन कौन कौन से करवाते हैं, आपने कहना सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड, ट्रेपीजियस, सीरेटस एंटीरियर। कोई पूछे रोटेटर का कौन से मसल है, आपने कहना है क्या? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस। ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है ये आपके 0 से लेके 15 डिग्री तक करवाती है रोटेशन। डेल्टोइड जो होता है ये आपके 15 डिग्री से 90 डिग्री तक करवाती है रोटेशन। अब देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि डिग्री क्यों कह रहा है वो। ठीक है। और जो ट्रेपीजियस और सीरेटस एंटीरियर है ये आपका ग्रेटर देन जो 90 डिग्री होती है रोटेशन, वो आपके ट्रेपीजियस और सीरेटस एंटीरियर करवाती है। ये आपके चार मसल्स है जो आपकी एबडक्शन करवाने में बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, आगे चलते हैं। अभी सिर्फ हमने जो मसल किए हैं वो डिस्कस किए हैं, अभी हम आगे नहीं गए। यहाँ बता दो किसी को भी कोई भी चीज जो है ना वो मुश्किल लगी वो कर लेते हैं रिपीट, वरना आगे चलते हैं। हाँ जी, बताओ। क्लियर है? अच्छा चलो, फिर आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ना समझ आए आप जरूर बता सकते हो। अच्छा, अब देखो, अब जो हम पढ़ने लगे ना वो हमारे पास आता है ब्रैकियल प्लेक्सिस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बनाते हैं फिर हम देखते हैं क्या होता है। क्या देखो, पहली बात, C5 होता है आपका नर्व इन्वॉल्व, C6 होती है, C7 होता है, C8 होता है और T1 होता है। जिस बंदे को ब्रैकियल प्लेक्सिस बनाना आ गया ना उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे से नर्व सप्लाई आसान हो जानी है, इसलिए ये देख लेना। देखो, सबसे पहले होता है C5 और C6, C7, C8, T1 जो है ना, ये बेसिकली ब्रैकियल प्लेक्सिस बनाती है। और ब्रैकियल प्लेक्सिस कहाँ जा रहा होता है? आपके शोल्डर रीजन में, आपके आर्म में, आपके फोर आर्म में और आपके हैंड में।
ठीक है, देखो होता यह कि आपका C5 और C6 आपस में ऐसे मिलते हैं, ठीक है, C8 और T1 आपस में ऐसे मिलते हैं, ये चले जाते हैं आगे। जो C7 है ये किसी के साथ अटैच नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे चला जाता है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपको ये बता रहा हूँ, आगे और जो है ना आहिस्ते से चलते हैं। देखो मैंने कहा C5 और जो C6 है ये आपस में मिले हैं और ये आगे पास मूवमेंट करके करवा दिया नर्व ने। C7 ऐसे ही चला गया, C8 और जो T1 है ये आपस में मिले हैं और आगे मूवमेंट करवा दिया। अब आगे क्या हुआ, आगे हमारे पास जो C5 है इसने भी आगे से निकाल दी दो ब्रांचेस, जो C7 है इसने भी आगे से निकाल दी दो ब्रांचेस, जो ये C8 और T1 ना इसने भी आगे से निकाल दी दो ब्रांचेस। ये दोबारा सुन लो, देखो C5 और C6 मिला, C7 अलग गया, C8 और T1 मिला, आगे जाके इन्होंने अपनी अलग अलग ब्रांचेस निकाल दी। अब क्या होता है, अब देखो ये जो C5 है और जो C7 है, ये देखो C5 है ये एक ब्रांच, देखो ये था एंटीरियर ब्रांच, ये है पोस्टीरियर ब्रांच, ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। एंटीरियर आपका जो है वो एंटीरियर के साथ मिल जाएगी, जो आपकी पोस्टीरियर है ये आपकी पोस्टीरियर के साथ मिल जाएगी। देख रहे हो क्या हुआ, मैंने पहले तो ब्रांचेस निकाली, दो दो ब्रांचेस निकाल दी हमने, उसके बाद हमने कहा दो है, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर। हम सीरियर को हमने इसके पोस्टीरियर के साथ मिला। अब रह गई थर्ड C8 और T1, हमने क्या किया, हमने जो इसका पोस्टीरियर साइड थी वो भी जाके इसके साथ अटैच करवा दी। अब क्या किया, अब हमने सबको आगे भेज दिया, इस पॉइंट को भी आगे चला दिया, इसको भी आगे चला दिया, इसको भी आगे चला दिया। देखो दोबारा सुनना मेरी बात, क्या हुआ, C5 और C6 आपस में मिले हैं, आगे चले गए, C7 ऐसे आगे चला गया, C8 और T1 जो है वही आगे चला गया। हमने दो ब्रांचेस निकाली, एक हमने निकाली एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसके हमने इसके पोस्टीरियर के साथ मिला दिया। उसके बाद जो थर्ड वाला पोस्टीरियर था उसको भी हमने जाके इसके साथ मिला दिया और ये नर्व रूट को हमने जो है ना वो आगे चला दिया। चल गई। अच्छा अब क्या हुआ, अब बेसिकली फिर निकल आई दो दो ब्रांचेस, इस तरह से इसकी भी दो ब्रांचेस, इसकी भी दो ब्रांचेस, इसकी भी दो ब्रांचेस, ठीक है। अब सुनना, ये जो एक ब्रांच निकली है ये नर्व है, इसका नाम है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। टेंशन ना लो, मैं अभी फिर बनाता हूं, लेकिन पहले सुन लो, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। उसके बाद इसकी हमारे पास एक ब्रांच निकली है जिसका नाम है एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। इसकी एक ब्रांच निकली है जिसका नाम है अल्नर नर्व। समझ आ रही है। और ये जो ये वाली ब्रांच है और जो ये वाली ब्रांच बची थी ये आपस में मिलके आगे गई है, इसका नाम था मीडियन नर्व। अब दोबारा सुनना, मैं आगे दोबारा बनाने लगा, ना समझ आए मैं 100 दफा भी बनाऊंगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। देखो हुआ ये, मैंने बनाया C5 C6 C7 C8 और T1, क्योंकि ये आपको बुक से समझ नहीं आना, ठीक है। देखो C5 और C6 की रूट को हमने मिलाया और आगे कर दिया, C7 को हमने ऐसे आगे कर दिया, C8 और T1 को हमने आगे कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दो दो ब्रांचेस निकाल दी, जो इसकी एंटीरियर थी उसको एंटीरियर के साथ मिला दिया, जो इसकी पोस्टीरियर थी उसको पोस्टीरियर के साथ मिला दिया, और जो थर्ड वाली थी इसको भी इसके साथ पोस्टीरियर के साथ मिला दिया, और आगे हमने इन तीनों ब्रांचेस को आगे भेज दिया। ये ब्रांचेस आगे गई तो हमने इनकी दो ब्रांचेस निकाल दी सबकी। ये जो ये वाली ब्रांच थी इसका नाम था मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, जो ये वाली एंड वाली थी इसका नाम क्या था, अल्नर नर्व। ये जो दो थी इसका नाम था एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व, और जो ये निकली थी और जो ये निकली थी ये इकट्ठी मिली और इसका नाम था मीडियन नर्व। मीडियन नर्व आगे से बेसिकली दो में डिवाइड भी होती है, जिसको हम रिकरेंट ब्रांच कहते हैं। लेटरल और मीडियल वो बात करते हैं, लेकिन आपको ये समझ आई है कि नहीं आई, या फिर ऊपर से गया, मुझे ये बता दो। ये समझ नहीं आएगा तो आगे नहीं जाएगा, बता दो ये समझ आई है। बाकी भी बताओ मुझे कि अगर ये नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। अभी वैसे एक दो दफा और बनाना है, लेकिन ये आपको पाथवे जो है बनाना, आगे डायग्राम बनाने आ गई है। भाई के इसके वो भी कर दें, वो मेंशन भी के रूट्स कौन सा ट्रंक नहीं भी हैं। नहीं, वो करना ओके। है अभी, वो तो अभी करना है, वो तो अभी करना है। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बनानी है, अगर किसी को आ जाए ना तो रूट ट्रंक डिवीजन करना बहुत आसान है। अच्छा देखो, C5 C6 C7 C8 एंड T1, अब ये क्या है, ये बेसिकली है रूट्स। ये क्या है, रूट्स, ठीक है। इस रूट के बाद आती है हमारे पास क्या, डिवीजन। अब ये हमारे पास डिवीजन क्या है, देखो ये आगे रूट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास ये जो हो रही है, ये हमारे पास हो रही है क्या, डिवीजन। रूट के बाद क्या आता है हमारे पास, डिवीजन।
अच्छा सॉरी, रूट के बाद आता है हमारे पास ट्रंक। ये हमारे पास है बेसिकली ट्रंक। देखो ये आया हमारे पास रूट, रूट के बाद क्या आया, ट्रंक। ये आपका ट्रंक है जो आगे जा रहे हैं, ट्रंक आगे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे दो ब्रांचेस हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन। देखो ये हमारे पास क्या है, C5 C6 C7 C8 T1, ये हमारे पास क्या है, रूट। ट्रंक क्या है, ट्रंक हमारे पास आता है हमारे पास अपर, मिडल और आता है हमारे पास लोअर। ये हमारे पास आते हैं ट्रंक। ट्रंक के बाद आती है हमारे पास डिवीजन, जो मैंने कहा था हमारे पास होती है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अच्छा ये आगे हमारे पास क्या है, डिवीजन। डिवीजन के बाद आती है हमारे पास, ये आते हैं कोड्स। अब ये कोड्स क्या है, तीन कोड्स हैं। एक हमारे पास आता है लेटरल कोड, एक हमारे पास आता है मीडियल कोड, और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कोड। देखो हमारे पास क्या आया, लेटरल कोड, हमारे पास क्या आया, पोस्टीरियर या मीडियल कोड, और इसको हम कहते हैं टोटली मीडियल कोड। लेटरल कोड, पोस्टीरियर कोड एंड मीडियल कोड। हमारे पास पहले क्या आया, रूट, फिर आया हमारे पास ट्रंक, फिर आई हमारे पास डिवीजन, फिर आई हमारे पास कोड्स, और फिर ये जो आई है ये हमारे पास आई है ब्रांचेस। अब चलते हैं यहाँ दोबारा, देखो ये हमने जो बनाया था, देखो सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास C5 C6 C7 C8 T1 है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास है रूट्स, ठीक है। बेसिकली रूट ट्रंक डिवीजन तो बुक में भी लिखी है, लेकिन आपको ये बनाना आना चाहिए जो मैंने आपको बताया। देखो ये हमारे पास क्या है, रूट्स। रूट्स के बाद क्या आया, ये हमारे पास क्या है, ट्रंक। उसके बाद इस ट्रंक के बाद हमारे पास ये क्या आई है, ये हमारे पास आई है डिवीजन। डिवीजन के बाद ये क्या आया, ये हमारे पास आई है कोड्स। कोड्स के बाद ये हमारे पास क्या आई है, ये आई है ब्रांचेस। समझ आ रही है बात की। अब देखो, अब मैं बनाता हूं एक बार छोटा सा दोबारा, ताकि समझ आए। देखो C5 C6 C7 C8 एंड T1। दोबारा सुनना, C5 और C6 मिले, आगे चले गए। C7 भी आगे चले गए। C8 और T1 मिले, ये भी आगे चले गए। इन्होंने आगे से क्या की, दो दो ब्रांचेस बना ली। जो एंटीरियर ब्रांच थी ये जाके एंटीरियर के साथ मिल गई, जो पोस्टीरियर ब्रांच थी ये जाके पोस्टीरियर के साथ मिल गई, और जो ये वाली थर्ड वाली पोस्टीरियर थी ये भी जाके इसके साथ मिल गई। बाकी अब ये जो चीजें थी तीनों की तीनों आगे चलेंगी। जब ये आगे गई, इन्होंने जाके आगे से फिर दो ब्रांचेस बना दी। जो हमारे पास ऊपर वाली ब्रांच थी इसका नाम था मस्कुलो क्यूटियानिस नर्व, जो ये वाली ब्रांच थी इसका नाम था एक्सिलरी नर्व, जो ये थी इसका नाम था रेडियल नर्व, जो ये थी इसका नाम था अल्नर नर्व, और ये वाली जो बची थी और ये वाली बची थी इसका नाम था मीडियन नर्व। अब बताओ क्लियर है सबको? कहोगे तो ये मैं दोबारा करवाऊंगा, मुझे किसी इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आपको आना जरूर चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने कहा क्लियर है, और मैं ये हर बंदे से कल बनवाऊंगा, याद रखना, ये हर बंदे से कल बनवाऊंगा ये वाले सारे जो नर्व रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा ये आ गया हमारे पास बात। अब हम चलते हैं हमारे पास जो अपर एक्सट्रीमिटीज की नर्व है वो करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कहा है कि कंसेक्टिव डेज में रखना, तो थोड़ा सा जो है ना वो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हमारे पास जो है ना वो अपर एक्सट्रीमिटीज की नर्व क्या है, उसको भी हम ऐसे करेंगे जैसे बहुत आसान है, लेकिन एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आते हैं कि हमने पीछे पीछे पढ़ा क्या था। देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमारे पास होता क्या, हमने कहा 639 मसल होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास होता है एपिफाइजिस, एपिफाइजिस के साथ होता है ये होता है एपिफिजियल प्लेट, एपिफिजियल प्लेट के साथ ये होता है हमारे पास मेटाफाइजिस, और दरमियान वाला होता है डायाफाइजिस, और ये कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, हम दरमियान वाला कहा जिसे हमने कहा मेडुलरी कैविटी, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमने बात की ह्यूमरस की, हमने कहा ये हमारे पास होता है एनाटॉमिकल नेक, ये होती है सर्जिकल नेक, ये हमारे पास है ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज कॉल्ड लेटरल ट्यूबरकल, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट, एंड बिहाइंड बिटवीन लोअर टू द शाफ्ट सुप्राकंडाइलर लाइन कैन बी प्रेजेंट, और फिर ओलिक्रोनियन फोसा हमारे पास क्या है, हमारे पास मीडियल एपिकंडाइल, लेटरल एपिकंडाइल, ट्रोक्लियर, एंड हमारे पास क्या है, कैप्टिकुलम। ये थी एनाटॉमी। उसके बाद हमने कहा रोटेटर का मसल होते हैं आपके चार, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, एंड हमारे पास क्या है, सबस्कैपुलरिस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एम्प्टी कैन टेस्ट होता है और फुल कैन टेस्ट होता है, वो आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं आर्म की एब्डक्शन के चार मसल्स, कौन से, सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड, ट्रेपीजियस एंड सीरेटस एंटीरियर। सुप्रास्पाइनेटस जो मसल होता है वो 15 डिग्री तक रोटेशन करवाता है, डेल्टॉइड जो होता है वो 15 से 90 डिग्री तक करवाता है, ट्रेपीजियस और सीरेटस जो एंटीरियर होता है वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री तक करवाता है रोटेशन, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद मैं आपको एक बार बता दूं, चलो मसल्स की जो बात है डिटेल से वो फिर करेंगे, अभी आगे थी बात। उसके बाद हमने कहा हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या होता है। ब्रैकियल प्लेक्सिस ऐसा प्लेक्सिस होता है जो कि आपके आर्म को सप्लाई कर रहा होता है, जो कि नर्व्स बनती है। ये ऐसा प्लेक्सिस होता है जो कि बड़ी डिवीजन से बना होता है, जिसमें हमारे पास रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड और हमारे पास ब्रांचेस आती है। C5 C6 C7 और T1 दीज आर कॉल्ड द रूट्स। आगे हमारे पास डिवीजन होती है जिसमें हम कहते हैं हमारे पास डिवीजन, ये हमारे पास होता है ट्रंक, 3 ट्रंक्स, ठीक हो गया। 3 ट्रंक्स के बाद हमारे पास आती है डिवीजन,
एंटीरियर पोस्टीरियर, वो हमारे पास मैंने आपको बताई कैसी आती है। उसके बाद आती है हमारे पास कोड्स, ठीक है। हमने कहा लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कोड होते हैं। इसको हम पोस्टरो मीडियल कहते हैं, इसको हम लेटरल कहते हैं, इसको हम जो है वो मीडियल कहते हैं। उसके बाद आती है दो, एक होता है मस्कुलोक्यूटेनिस नर्व, ये हमारे पास आई है अल्नर नर्व, ये हमारे पास आती है एक्सिलरी और रेडियल नर्व, और ये आई है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व से आगे ब्रांचेज होती है, एक होती है मीडियल मीडियन नर्व, एक होती है लेटरल मीडियन नर्व, जिसको आप रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व भी कहते हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गई हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्स। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हमने कहा था कि हम डिस्कस करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज की नर्व को। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास नर्व आती है ना, वो हमारे पास आती है एक्सिलरी नर्व। अच्छा, इस चीज को ना ऐसे करना ताकि आपको बुक से मुश्किल ना हो, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि हमारे पास एक्सिलरी नर्व। अब एक्सिलरी नर्व क्या होती है? बेसिकली जो आपका मसल था ना, जिसका नाम है डेल्टॉइड मसल, ये डेल्टॉइड मसल प्रेजर किधर होता है? ये आपका प्रेजर होता है आपके स्केपुला के ऊपर वाले रीजन में, स्केपुला के ऊपर वाले रीजन में। इसकी हम देखेंगे, एक एनाटॉमिकल पिक्चर जरूर देखेंगे, ठीक है। देखो, हमारे पास कौन सी नर्व है? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व आपके कौन से मसल को सप्लाई कर रही है? आपके डेल्टॉइड मसल को सप्लाई कर रही है। ठीक हो गया। अब ये करती क्या, पहले तो इसके फंक्शन देखते हैं। देखो, हमने कहा जो आपका एक्सिलरी नर्व है, ये आपके डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है। डेल्टॉइड का काम क्या था? आपके 15 टू 90 डिग्री तक रोटेशन करवाना। याद है किसी को? अभी पीछे पढ़ाया। एक्सिलरी नर्व का काम क्या था? आपकी डेल्टॉइड मसल को स्टिमुलेट करवाना। और डेल्टॉइड मसल का काम क्या होता है? आपके 15 से लेकर 90 डिग्री तक आर्म की एबडक्शन करवाना। उसके बाद आगे ये बात आ गई। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी नर्व का रूट वैल्यू क्या होती है? आपकी होती है C5 टू C6। देखो, हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास क्या है, अपर एक्सट्रीमिटीज की आती है नर्व। अच्छा देखो, हमने ना जो ये पढ़ा ना पीछे, ये हमने नर्व्स पढ़ी हैं। पहले हमने ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ा, अब हमने ये नर्व पढ़ी है, मस्कुलोक्यूटेनिस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, उसके बाद अल्नर नर्व, मीडियन नर्व। ये आपको इन नर्व का फंक्शन भी तो पता होना कि ये नर्व का फंक्शन क्या है, और अगर नर्व का फंक्शन डिसरप्ट हो जाए तो फिर क्या मसला बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज लेजन। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या आया? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व का जो हमारे पास रूट वैल्यू है वो है C5 से लेकर C6 तक। ये एनएलई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सिलरी नर्व जो है ये आपके सप्लाई करती है आपके डेल्टॉइड मसल को, और डेल्टॉइड मसल का काम होता है आपके 15 से लेकर 90 डिग्री तक आपके आर्म की एबडक्शन करवाना। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो आ गया हमारे पास ये बात। अब हम चलते हैं कि हमारे पास और क्या बात है। देखो, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, अगर ये एक्सिलरी नर्व जो है ये हो जाती है रप्चर, एक्सिलरी नर्व रप्चर रहती है। अच्छा, पूछा, अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सिलरी नर्व जो है ये रप्चर क्यों हो सकती है, हम कहते हैं कि आपके सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के रप्चर होने की वजह से। इसका मतलब है, अगर मैं पीछे जाऊं, ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है ये, इसका मतलब है जो मेरे पास एक्सिलरी नर्व है वो आपके यहाँ पे सप्लाई कर रही है। ऐसे ही है। इसका मतलब है, अगर मेरे पास ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस रप्चर होती है ना, तो मेरी ये एक्सिलरी नर्व काम नहीं करेगी। और अगर ये मेरी एक्सिलरी नर्व काम नहीं करेगी तो मेरे पास एक मसल आता है जिसका नाम है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल भी काम नहीं करेगा। और डेल्टॉइड मसल का काम क्या था? आपके 15 से लेके 90 डिग्री तक आर्म की एबडक्शन करवाना, जो कि खराब हो जाएगी। समझ आ रही है? देखो, मैंने कहा कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में कौन सी सप्लाई कर रही है? आपकी एक्सिलरी नर्व। और अगर एक्सिल आपके सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस आपकी रप्चर हो जाती है, इसका मतलब है आपकी एक्सिलरी नर्व गई। और अगर एक्सिलरी नर्व गई तो आपका मसल भी गया और आपका फंक्शन भी गया। अब बात करते हैं इधर। हमने कहा कि एक्सिलरी नर्व गई तो आपका डेल्टॉइड गया, और अब बंदा क्या आएगा? बंदा कहेगा डॉक्टर साहब बात यह कि मेरी जो शोल्डर है या आर्म है, इसकी एबडक्शन जो है वो 15 डिग्री तक तो होती है, लेकिन आगे नहीं होती। और 15 डिग्री तक क्यों होती है? क्योंकि सुपरास्पाइनस मसल तो इसका ठीक है ना, इस वजह से इसकी जो एबडक्शन है वो 15 से लेके 90 डिग्री तक नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है। सेकंड चीज, हम कहते हैं जारी बात है, उसके बाद अगर आपकी एक्सिलरी नर्व गई है तो आपका जो डेल्टॉइड मसल है उसकी सेंसेशन भी काम नहीं करेगी। आप उसको जितना मर्जी पिंच कर लो, उसको बिल्कुल भी पेन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम एक बात करते हैं, आपका जो डेल्टॉइड है वो फ्लैट हो जाता है। अब डेल्टॉइड फ्लैट का मतलब क्या? देखो, डेल्टॉइड हमेशा तब फ्लैट होता है कोई भी जब नर्व सप्लाई डिसरप्ट होती है ना, तो जब सप्लाई, देखो मेरे पास ये एक मसल है जिसका नाम है डेल्टॉइड, और डेल्टॉइड मसल कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? एक्सिलरी नर्व। अगर एक्सिलरी नर्व गई, इसका मतलब है डेल्टॉइड गया, और डेल्टॉइड जो होता है वो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स कर जाता है, जिसको फ्लैट कहते हैं, क्योंकि कंट्रैक्ट तो कर नहीं रहा, एबडक्ट तो कर नहीं रहा, अब इसका काम तो है नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास, अब ये बंदा क्या कहेगा? डॉक्टर साहब बात ये है कि मेरा जो आर्म है वो एबडक्ट नहीं हो रहा। हम उसको पिंच करके देखेंगे, ठीक है, पेन भी महसूस नहीं हो रही, किस मसल में? डेल्टॉइड मसल। हम कहेंगे इसका एक्सिलरी नर्व इंजर्ड है। समझ आई बात की? ये था हमारे पास फर्स्ट नर्व जिसका नाम है एक्सिलरी नर्व। सेकंड नर्व। अच्छा, अब एक दफा मैं पीछे जाता हूँ, एक्सिलरी नर्व है क्या थी?
ये वाली थी एक्सिलरी नर्व। इसका मतलब है हमने एक्सिलरी नर्व डिस्कस कर ली। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि हमारे पास नर्व आती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या करती है, देखो इसके फंक्शन बताओ। पहले रूट वैल्यू सुनो, इसकी रूट वैल्यू है C5 से लेकर C7 तक। जारी बात है, अगर मैं पीछे देखूं तो ये C5 भी और C7 भी, ये सारे मिलके आपके पास देखो यहाँ से रूट वैल्यू जा रही है, ठीक है, और ये हमारे पास जाके मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बना रही है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का रूट वैल्यू क्या है, C5 से लेकर C7। ठीक है, अच्छा देखो एक्सिलरी नर्व की क्या बात की हमने, साथ हम ऐसे करते हैं, हम इधर एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा, साथ साथ करते हैं। देखो अगर हमारे पास एक्सिलरी नर्व इंजर्ड होती है तो इसका मतलब है आपका डेल्टोइड फंक्शन गया और आपके 15 से लेकर 90 डिग्री तक आर्म की एब्डक्शन खराब होगी। ये हमने पहला अभी पढ़ा है। सेकंड नंबर है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होते हैं ये सप्लाई कैसे करती है, ये आपके सप्लाई करती है आपके जो बाइसेप्स होते हैं ना उसके रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करती है। बाइसेप्स, बाइसेप्स का सबको पता है, बाइसेप्स के रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करती है। सेकंड नंबर पे ये आपके जो फोर आर्म है उसकी फ्लेक्शन करवाती है। थर्ड नंबर पे ये आपका जो फोर आर्म है इसकी सुपिनेशन करवाती है। तीन काम कौन करवा रही है, आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अगर मैं कहूं आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो जाती है इंजर्ड, इसका मतलब है आपका बाइसेप्स रिफ्लेक्स भी ड्रॉप कर गया, आपका फोर आर्म की फ्लेक्शन भी गई, आपके फोर आर्म की सुपिनेशन भी गई। समझ आ रही है, सिंपल सी बात है, इसको इतना दिमाग में नहीं लेना, ये बहुत तंग करेगा अगर दिमाग में लोगे। देखो हमने दो पढ़ी है, हमने कहा एक है एक्सिलरी एक है मस्कुलोक्यूटेनियस। एक्सिलरी में हमने कहा कि हमारे पास होता है डेल्टोइड मसल को सप्लाई करता है, अगर एक्सिलरी नर्व गई तो फिर क्या होगा, आर्म की एब्डक्शन खराब होगी। ठीक है, अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व गया तो हमने पहले आपको फंक्शन बताओ कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या करता है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपके बाइसेप्स को रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करता है, आपके फोर आर्म की फ्लेक्शन करवाता है और सुपिनेशन, ये सुपिनेशन होती है ये प्रोनेशन होती है, सुपिनेशन करवाता है और साथ फ्लेक्शन करवाता है। अगर आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व काम नहीं करेगी तो आपकी बाइसेप्स का रिफ्लेक्स भी गया, फोर आर्म की फ्लेक्शन भी गई, फोर आर्म की सुपिनेशन भी गई, ये तीन चीजें खराब डिस्टर्ब होगी। ठीक है, ये आप लोगों को पता हो इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद एक बात मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं, बेसिकली जब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजर्ड होती है ना तो साथ आपकी रेडियल नर्व पे भी अफेक्ट पड़ता है। बस इतना याद रख लो, अभी अभी आगे नहीं मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ इतना याद रखो कि आपके रेडियल नर्व पे भी अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दो पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है एक्सिलरी, एक हमने पढ़ी है मस्कुलोक्यूटेनियस। एक्सिलरी सप्लाई करती है डेल्टोइड को, मस्कुलोक्यूटेनियस करती है आपके बाइसेप्स को और फोर आर्म को, बाइसेप्स के रिफ्लेक्सेस और फोर आर्म की फ्लेक्शन और सुपिनेशन करवाती है। और अगर मस्कुलोक्यूटेनियस इंजर्ड होती है तो ये सारे के सारे फंक्शन गए और साथ आपका रेडियल नर्व भी थोड़ी सी अफेक्ट होती है, हो सकती है। ठीक हो गया, ये आगे हमारे पास आ गई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आती है थर्ड नर्व जिसको हम कहते हैं रेडियल नर्व। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्व है, ये जरा डिस्कस करते हैं। देखो अच्छा हमने पहले क्या कहा था, एक्सिलरी नर्व। सेकंड नर्व में हमने क्या पढ़ी है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसका काम क्या था, आपकी फोर आर्म की फ्लेक्शन करवाना, फोर आर्म की सुपिनेशन करवाना, बाइसेप्स के रिफ्लेक्सेस करवाना। अगर ये नर्व इंजर्ड होती है इसका मतलब है ये तीनों के तीनों काम गए। हमने अभी सिर्फ दो पढ़े। थर्ड नंबर पे हम कौन सी नर्व पढ़े, रेडियल नर्व। जरा हम पीछे जाते हैं दोबारा, हमने एक्सिलरी नर्व डिस्कस कर ली, हमने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं कि हमारे पास रेडियल, अल्नर और मीडियन ये नर्व रह गई है। देखो अब हम बात करते हैं रेडियल। रेडियल नर्व थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ये देख लेना, मैं पहले बता दूं। देखो चलो आगे करते हैं। अच्छा अब जो रेडियल नर्व है ये सप्लाई कैसे करती है, ये आपकी जो फोर आर्म है इसको स्टिमुलेट करती है, पहला काम। ये आपकी जो रिस्ट है उसको स्टिमुलेट करती है, दूसरा काम। ये आर्म की जो हैंड का मेनली डिस्टल पार्ट है उसको करती है, ये आर्म का जो आर्म का डिस्टल पार्ट है उसको स्टिमुलेट करती है। इसका मतलब है अगर रेडियल नर्व गई तो ये तीनों के तीनों काम गए। ठीक है, ऐसे ही है ना, फोर आर्म को भी का फंक्शन थोड़ा सा गया, रिस्ट का भी गया, हैंड का गया, आर्म का गया। ठीक है, ये बात है। अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और बात। देखो रेडियल नर्व की इंजर्ड होती है बेसिकली ना, मेरे पास देखो ये मेरे पास है ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस के नीचे मेरे पास आते हैं ये है एल्बो, और नीचे आती है फिर हमारे पास रेडियल और अल्नर, ऐसे ही है ना। और ये जो फोसा होता है ना इसका नाम होता है क्यूबाइडल फोसा, मैंने जो नाम लिया आपको, ये जो पार्ट है इसका नाम होता है क्यूबाइडल फोसा। और क्यूबाइडल फोसा पे ब्रैकियल प्लेक्सिस होता है, जिसपे आप जो है ना वो हमारे पास ब्रैकियल आर्टरी होती है, जिसमें हम कहते हैं यहाँ आपको इंजेक्शन लगवा सकते हो। ठीक है, और इंजेक्शन कहाँ लगा, तो ये आपके इधर रेडियल पे, ये रेडियल होती है, नर्व होती है। ठीक है, अच्छा आर्टरी आर्टरी भी होती है इधर। अच्छा अब देखो ये आ गई ये बात, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये था रेडियल नर्व। अगर हमारे पास इंजरी होती है अबव द एल्बो, अब जो रेडियल नर्व होती है वो आ कैसे रही होती है, रेडियल नर्व बेसिकली यहाँ से पीछे से आती है और आपके अबव द एल्बो भी सप्लाई करती है और बिलो द एल्बो भी सप्लाई करती है।
दोबारा सुना, देखो मैंने क्या कहा, मैंने हमारे पास ये बनाया है ह्यूमरस, उसके बाद मैंने एल्बो बनाई और नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर बना दिया। अब रेडियल नर्व जो है वो आपके पास सारी बात है ब्रैकियल प्लेक्सिस से आती है और सप्लाई करते करते आपके हैंड के डोर्सल साइड तक जाती है। ठीक है। अब अगर मैं कहूं, इसका मतलब है अब मेरे पास दो पोजीशन है, अगर मैं कहूं अबव द एल्बो है और लो द एल्बो है। अगर मैं कहूं एक ऐसा बंदा है, ठीक है, उसकी अबव द एल्बो इंजरी हुई है, तो जारी बात है आपको और सिम्टम आएंगे। अगर एक बंदा आता है उसकी बिलो द एल्बो इंजरी हुई है, तो जारी बात है इसके और सिम्टम्स आएंगे। देखो दोबारा सुना मेरी बात, मैंने पहले कहा रेडियल नर्व स्टिमुलेट किसे करती है, आपके फोर आर्म को, आपके रिस्ट को, हैंड को और आर्म को। अगर आपकी रेडियल नर्व गई, इसका मतलब है इन सब की स्टिमुलेशन सेंसेशन गई। थर्ड नंबर में मैंने कहा कि आपकी जो रेडियल नर्व है ये आपके दो पाथवेज को डिवाइड करती है, अबव द एल्बो भी, बिलो द एल्बो भी। अब हम देखते हैं कि अगर आपकी इंजरी अबव द एल्बो होती है तो हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ये देखना। देखो हमारे पास जो है ना वो सेंसेशंस आर्म के फोर आर्म की, अगर अबव द एल्बो, अगर अबव द एल्बो एक बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल देखो एक बंदा आता है, उसका जो है ना यहाँ इंजरी है, इस इंजरी होने की वजह से ना आपकी जो रेडियल नर्व है ना ये इंजर्ड हो गई है। अब वो क्या कहेगा, अब आपको सिम्टम कैसे पता लगेंगे कि ये जो है ना रेडियल नर्व इंजरी है। आपको लॉस ऑफ सेंसेशन होगी किसकी, आपके पोस्टीरियर फोर आर्म की। क्या, पोस्टीरियर फोर आर्म की जो है ना वो सेंसेशन लॉस होगी, पहली बात। उसके बाद जो डोर्सल हैंड होगा उसकी भी सेंसेशन लॉस होगी। उसके बाद जो ग्रिप है, यानी जो ग्रिप है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। उसके बाद जो रिस्ट है वो एक्सटेंड कर देगा, रिस्ट की एक्सटेंशन हो जाएगी। दोबारा सुनना, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो रेडियल नर्व है वो इसको सप्लाई कर रही है, ऐसे ही है। देखो एक्सिलरी नर्व की बात की थी, हमने कहा था वो डेल्टोइड मसल को सप्लाई करता है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो था वो हमने अलग बात करी। जो रेडियल नर्व है हमने कहा कि अगर आपकी अबव द एल्बो इंजरी होती है तो फिर क्या होता है, आपके जो पोस्टीरियर फोर आर्म है उसकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। डोर्सल हैंड है उसकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। आपका जो ग्रिप की स्ट्रेंथ है ये आपके गिर जाएगी। रिस्ट जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा। ये आपकी चार चीजें होंगी अगर आपका अबव द एल्बो इंजरी होती है। और अगर ऐसे ही बात करें आपके बिलो द एल्बो इंजरी होती है, फिर क्या होगा, फिर सिर्फ ये याद रखो कि आपको पैरास्थीसिया होंगे। पैरास्थीसिया क्या होता है, पैरास्थीसिया एक टर्म है जिसमें हम कहते हैं ड्यू टू नर्व डैमेज आपकी सेंसेशन कम हो जाए। हम क्या करते हैं, हम इधर ऐसे पिंच करके देखते हैं, वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कोई महसूस नहीं हो रही, मुझे सिर्फ थोड़ी थोड़ी चिबन चुबन महसूस होती रहती है, हर वक्त ही होती रहती है, हर वक्त ही होती रहती है। लेकिन यह कि सेंसेशन नहीं है, आप दोबारा मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ कर रहे हैं। तो ये हम बात करेंगे कि अगर बिलो द एल्बो इंजरी होती है तो पैरास्थीसिया आएंगे, अगर अबव द एल्बो इंजरी होती है तो पोस्टीरियर फोर आर्म, डोर्सल हैंड की सेंसेशन कम हो जाएगी, ग्रिप की जो स्ट्रेंथ होगी वो गिर जाएगी और रिस्ट एक्सटेंड कर जाएगा। ये याद रखना है कि अगर आपकी रेडियल नर्व की इंजरी होती है। समझ आ रही है? देखो अब मैं इधर फिर चार्ट बनाता हूं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि पहले आती है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व में किसको सप्लाई किया था, डेल्टोइड को। आपका 15 से लेकर 90 डिग्री तक रोटेशन होगी खराब। सेकंड नंबर पे हमने कहा था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होने की वजह से आपके पास क्या मसले बने थे, हमने कहा था कि हमारे पास इधर जो है ना वो बाइसेप्स रिफ्लेक्स गिर गया था, फोर आर्म की सुपिनेशन और हमारे पास जो फ्लेक्शन थी वो गिर गई थी। थर्ड नंबर पे हमने कहा रेडियल नर्व, लेकिन रेडियल नर्व को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमने कहा अबव द इंजरी, एक हमने कहा बिलो द इंजरी। अगर अबव द एल्बो होती है तो हम कहते हैं पोस्टीरियर फोर आर्म की सेंसेशन गई, डोर्सल हैंड की सेंसेशन करी, ग्रिप की स्ट्रेंथ कम हो गई और रिस्ट एक्सटेंड हो गया। और अगर बिलो द एल्बो इंजरी होती है तो पैरास्थीसिया। मैं आपको एक बात बताऊं, यही चीजें अगर आप ऐसे ही एज इट इज बुक में लिख लोगे ना, आपको रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रीडिंग करोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये एज इट इज वही लिखा हुआ जो मैंने बताया था। ठीक है, और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है, वो आप लोग जरूर नोट कर लेना कि हमारे पास क्या है। ये हमने बात की थी, हमारे पास ये था रेडियल नर्व इंजरी आ गई। ठीक है, अच्छा देखो अब हम बात करते हैं इसके साथ कोई सिंड्रोम होते हैं। हमने तीन नर्व्स कर ली है, एक हमने रेडियल रेडियल नर्व हमने कहा क्या होती है, अगर आपके पास अबव द एल्बो इंजरी होती है और अगर बिलो द एल्बो इंजरी होती है। बिलो द एल्बो इंजरी होगी तो सिर्फ पैरासीजिया आएंगे। अगर अबव द एल्बो इंजरी होती है तो आपकी पोस्टीरियर फोर आर्म की सेंसेशन गई, डोर्सल हैंड की सेंसेशन गई, ग्रिप की स्ट्रेंथ कम होगी और रिस्ट एक्सटेंड कर गया। ये हमने तीन नर्व्स पढ़ ली है। अब हमारे पास जो चौथ इसकी रिस्ट थोड़ी सी ना हमारे पास सिंड्रोम आते हैं, वो जरा डिस्कस करते हैं फिर देखते हैं। देखो देखो रेडियल नर्व, सारी बात है रेडियल नर्व इंजर्ड क्यों कर रही है, किस वजह से, मस्कुलोक्यूटेनियस। चलो वो देखो ना, हमने कहा था एक्सिल नर्व क्यों इंजर्ड करती है, हो सकता है आपका जो हमारे पास क्या रीजन, सर्जिकल नेक थी वो रप्चर हुई, इसकी वजह से आपकी एक्सिल नर्व खराब होगी। मस्कुलोक्यूटेनियस कब इंजर्ड करती है, आपका एज रिलेटेड चेंज की वजह से हो सकता है। रेडियल नर्व कब इंजर्ड करती है, देखो सबसे पहली बात, अगर तो एक बंदा आता है उसका है एक्सिला डैमेज। क्या है, एक्सिला, जो एक्सिलरी रीजन है ना उसको चोट आई है। अब उसकी वजह से वो क्या सिम्टम लेके आएगा वो देखना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई एक पेशेंट आता है उसका एक्सिला डैमेज है तो वो क्या लेके आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब बात ये, पहली बात
उसका आप देखोगे उसका जो रिस्ट है ना वो ड्रॉप किया होगा, ऐसे रिस्ट ड्रॉप किया होगा। ये पहली चीज, ये बात है। सेकंड नंबर पे उसकी जो पोस्टीरियर आर्म की जो सेंसेशन होगी, चले ये है कि चले ये थोड़ा कंप्लीट कर लूँ ना, फिर कर लेते हैं ये जरा थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, मैं ये न पढ़ा लूँ बस, बाकी ठीक है कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा देखो, रेडियल नर्व हमने ये कहा, एक्सियल नर्व में हमने क्या बात की कि आपकी पहली बात जो रिस्ट की ड्रॉप होती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो पोस्टीरियर आर्म है उसकी सेंसेशन जो है वो हमारे पास गई। थर्ड नंबर पे हम कहते हैं जो हैंड की ग्रिप है वो लॉस नहीं होती, यानी हैंड की ग्रिप बिल्कुल ठीक रहती है, रिस्ट ड्रॉप करता है और पोस्टीरियर आर्म की सेंसेशन लॉस होती है एक्सिला के अंदर, ठीक है। बस 2 मिनट दो बस मुझे। एक्सिला डैमेज सेकंड नंबर पे अगर एक पेशेंट आता है स्क्रू ड्राइवर, देखो स्क्रू ड्राइवर करने की वजह से भी उसकी रेडियल नर्व इंजर्ड हो जाती है, ठीक है, स्क्रू कसने की वजह से बार बार। अगर एक बंदा आता है स्क्रू ड्राइवर, फिर क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास फिंगर में पैरास्थीजियाज आएंगे उसको, ठीक है। सेकंड नंबर पे लेकिन उसकी जो रिस्ट है वो ड्रॉप नहीं करेगी, समझ आ रही है। अगर एक्सिला डैमेज होता है तो रिस्ट ड्रॉप करेगी, पोस्टीरियर आर्म की सेंसेशन लॉस होगी, लेकिन हैंड ग्रिप बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर स्क्रू ड्राइवर वाला केस है तो फिंगर में पैरास्थीजियाज आएंगे बस, रिस्ट ड्रॉप नहीं करेगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है सैटरडे नाइट सिंड्रोम। ये बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें ना हमारे पास एक ना, ये यूएस में होता है कि ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से जो है ना, अब एक पेशेंट आया, ठीक है, वो जो है ना वो फ्राइडे तक काम करता है, सैटरडे के आके अल्कोहल पीता है और साथ चेयर में बैठ जाता है। जब वो चेयर में बैठता है तो उसकी जो हमारे पास ये जो रेडियल नर्व आ रही होती है ना, उस पर पिंच होता है जिसकी वजह से रेडियल नर्व इंजर्ड हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं सैटरडे नाइट सिंड्रोम, ठीक है। सैटरडे नाइट सिंड्रोम ड्यू टू अल्कोहल पेशेंट में होता है ज्यादातर, ठीक है। अच्छा, सैटरडे नाइट सिंड्रोम होता तो क्या होगा, आपके पास नजर आएगा कि हम सैटरडे नाइट सिंड्रोम की बात कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें हमारे पास नजर आएगा कि हमारे पास जो है ना वो रेडियल नर्व इंजर्ड हुई है, जिसकी वजह से जो है ना वो रिस्ट ड्रॉप कर सकता है, रिस्ट ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास याद रखना है आपने सैटरडे नाइट सिंड्रोम में। बाकी अलग पैरा, अच्छा, रिस्ट ड्रॉप कर सकता है, उसके बाद पैरासीजियाज आ सकते हैं, ये एक अलग केस है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास क्या एक्सिला डैमेज है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर है और सैटरडे नाइट सिंड्रोम है। बेसिकली ना एक्सिला जो है ना वो इसके साथ एसोसिएट करता है, जो सैटरडे नाइट सिंड्रोम है ये एक्सिला डैमेज के साथ ही एसोसिएट करवाता है, ठीक है। लेकिन मैंने अलग इसलिए बताया क्योंकि सैटरडे नाइट सिंड्रोम आपका अल्कोहलिक पेशेंट में होता है, एक्सिला आपका अल्कोहलिक पेशेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए मैं आपको 3 बताऊंगा। देखो, एक हमने कहा कि एक्सिलरी डैमेज है, सेकंड नंबर पे मैं कह रहा हूं स्क्रू ड्राइवर है, थर्ड नंबर पे अगर एक बंदा आता है उसका मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस रप्चर है, मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस रप्चर है, अब क्या होगा, अब सिर्फ उस बंदे में रिस्ट ड्रॉप की। 3 बातें आपको बताई हैं। देखो अब मैं एक दफा जो है ना वो आपको रिपीट कर दूं। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस सर्किट सप्लाई कर रही थी आपके बाइसेप्स के रिफ्लेक्सेस को, फोर आर्म की सुपीनेशन को, फोर आर्म की फ्लेक्शन को। अगर ये गए तो इसका मतलब है सारे के सारे फंक्शन डिसरप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सियल नर्व किसको सप्लाई कर रहा था, आपके डेल्टोइड को। अगर ये गया तो इसका मतलब आपका डेल्टोइड भी काम करना बंद हो गया। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में हमने क्या कहा कि ये रिस्ट को भी, हैंड को भी, उसके बाद आर्म को भी सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि अगर अबव द एल्बो है तो फिर और सिम्टम्स आएंगे, अगर बिलो द एल्बो तो सिर्फ पैरासीजियाज होगी, ठीक है। अब हमने हमने रेडियल को हमने 3 पाथवेज में डिवाइड किया। एक हमने कहा हो सकता है ऐसे बंदे में मिड शाफ्ट जो है ना ह्यूमरस वो रप्चर हुई हो, एक हो सकता है उस बंदे में एक्सिला डैमेज हुआ हो जिसको हमने कहा सैचुरेटेड नाइट सिंड्रोम, एक हमने कहा कि हमारे पास जो हमने कहा स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, ठीक है। हमने इन तीनों के अलग अलग सिम्टम्स पढ़े कि अगर एक बंदा आता है एक्सिला डैमेज के साथ तो इसका मतलब है उसका जो है ना वो रिस्ट ड्रॉप करेगा। अगर एक बंदा आता है रिस्ट ड्रॉप करेगा तो सीधा आर्म की सेंसेशन लॉस होगी। अगर स्क्रू ड्राइवर के साथ आता है तो फिंगर की पैरासीजियाज अफेक्ट होंगी बस। अगर मिड शाफ्ट है तो रिस्ट ड्रॉप करेगी। ये आप लोगों ने तीनों के तीनों अच्छे से देख लेने हैं। हमने ये 3 नर्व्स पढ़ी हैं, बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ठीक है। एक दफा मुझे ओवरव्यू देने दो, ठीक है, बाकी जो जाना चाहे तो कोई मसला नहीं है, एक दफा ओवरव्यू ले लो। देखो एपिफाइजिस, उसके बाद ये क्या है एपिफिजियल प्लेट, ये क्या है मेटाफाइजिस, ये क्या है डायाफाइजिस, और ये हमारे पास क्या है पेरियोस्टियम, और ये हमने कहा शाफ्ट। इसे हमने कहा ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है कार्टिलेज, एक कॉन्ट्री कार्टिलेज आ गया, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज आ गया। उसके बाद हमने कहा मेडुलरी कैविटी के अंदर है, हमने कहा कि हमारे पास ये है एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, शाफ्ट, सुप्राकंडाइलर लाइन, ओलिकोन एंड फोसा, मीडियल एपिकंडाइल, लैटरल एपिकंडाइल, ट्रोक्लियर एंड कैप्टिकुलम।
रोटेटर का 4 मसल है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस एब्डक्टर एब्डक्शन करवाता है, इंफ्रास्पाइनेटस एक्सटर्नली रोटेशन करवाता है, टेरेस माइनर एडक्शन भी करवाता है, एक्सटर्नल रोटेशन भी करवाता है, जिसको आप लेटरल रोटेशन भी कहते हो। सबस्कैपुलरिस जो है वो इंफ्रास्पाइनेट जो है हमारे पास इंटरनली रोटेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका इंफ्रास्पाइनेट मसल की इंजरी हो जाती है तो टेरेस माइनर जो मसल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ओवरलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने 2 टेस्ट पर, एक हमने का एम्प्टी कैंटस, एक हमने का फुल कैंटस। एम्प्टी कैंटस होता है, हमने 90 डिग्री रोटेशन करवाई, उसके बाद हमने 30 डिग्री जो हार्म की मूवमेंट करवाई, उसके बाद हमने यहाँ फोर्स लगाई और हमने कहा हमारे ऑपोजिट फोर्स लगाओ। और एम्प्टी में हमने थंब को नीचे रखा, फुल में हमने थंब को ऊपर रखा। अब बात करते हैं, हमारे पास आर्म की 4 मसल थे, एक था सुप्रास्पाइनेटस, एक था डेल्टोइड, एक था ट्रेपीजियस, एक था सीरेटस एंटीरियर, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ा, जो हमने क्या बनाया, हमने C5 C6 C7 C8 एंड T1 के साथ बनाया। हमने C5 और C6 को जोड़ा, C8 और T1 को जोड़ा और हमने ऐसे किया। उसके बाद आगे हमने इनकी 2-2 डिवीजन लगा दी। हमने जो इसका इंटीरियर पार्ट था हमारे पास इसके इंटीरियर के साथ मिला दिया, इसके हमारे पास इसके साथ मिला दिया और इसको इसके साथ कर दिया और इसको हमने आगे मूवमेंट करवा दी। उसके बाद हमने फिर इसकी 2-2 डिवीजन करवा दी और हमने कहा ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये अल्नर नर्व है, ये एक्सिलरी है, ये रेडियल है, और हमने इन दोनों को मिला के ये कह दिया ये मीडियन नर्व है। ये हमारे पास है ब्रैकियल प्लेक्सिस। हमने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की पढ़ा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपके बाइसेप्स के रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है, फोर आर्म की सुपिनेशन करवाता है, फोर आर्म की क्या करवाता है, फ्लेक्शन करवाता है। हमने रेडियल पढ़ा, हमने एक्सिलरी पढ़ा। एक्सिलरी आपके डेल्टोइड मसल को स्टिमुलेट करता है जो कि 15 से लेकर 90 डिग्री तक एब्डक्शन करवाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सियल नर्व क्यों इंजर्ड हो सकती है, आपके सर्जिकल लैक ऑफ ह्यूमरस की अगर रप्चर होता है तो एक्सियल नर्व का रप्चर होने का खर्चा होता है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्यों इंजर्ड हो सकती है, आपके ट्रॉमा की वजह से। रेडियल नर्व क्यों इंजर्ड हो सकती है, क्योंकि आपका या तो मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस रप्चर हो जाए, या तो एक बंदा बहुत स्क्रू ड्राइवर है उस वजह से भी, या तो एक बंदा है एक्सिला डैमेज है यानी सैचुरेटेड राइट सिंड्रोम है, ठीक है। इन तीनों की वजह से, और तीनों के तीनों सिम्टम जो है वो अलग बताए हैं, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह कल जो है वो ज्यादा पढ़ लेंगे। आज जो है ठीक है, आप बिजी हो, कोई मसला नहीं है, आप लोग टेक योर टाइम। बता दूं अच्छे से, जो मैंने आपको इतनी दफा रिवाइज करवाए ये आप लोगों से कल पूछा जाएगा एवरीथिंग, तो इसलिए जो है ना वो अच्छे से कर लो। जितना एक वीक में पढ़ लेंगे वो, एक वीक में हम जितना भी कवर करेंगे वो सारा का सारा जो है ना वो हम जरूर टेस्ट लेंगे। बाकी ओके।